हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा दैट विल बी अबाउट यू। कैसा कर रहे हो, कैसा जा रहा है मॉक्स देना स्टार्ट किया है तो क्या एक्सपीरियंस हो रहा है आपका, और अगर नहीं देना स्टार्ट किया है तो क्या रीजंस है मॉक्स ना देने के। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड रहते हैं, डायरेक्टली वो पूछ पाते हैं अपने कंसर्न्स की, यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा शाई हैं, इस वजह से कनेक्ट नहीं करते, या डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो नहीं पूछ पाते। तो एक जेनरिक जो आपके कंसर्न्स हैं मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारे के सारे इस वीडियो में कवर अप कर दूं। एंड अगर आपके कुछ कंसर्न्स होंगे इसके बाद में भी आप कुछ पूछना चाहते हो अलग से, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ने पहले कर दिया होगा, कुछ ने रिसेंटली स्टार्ट करा है, कुछ 1-2 वीक्स में स्टार्ट कर देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी डर रहे हैं कि भैया मॉक स्टार्ट किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, सबसे पहली बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली मॉक्स देना स्टार्ट किया है, सबसे पहली चीज़, आप एकदम से कॉन्फिडेंट फील कर जाओगे ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पॉसिबिलिटी ऐसा इसलिए कम है क्योंकि जब आप मॉक दे रहे हो, जो आप प्रेपरेशन आपने करा, जो आपने सॉल्विंग करना सीखा, जो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस सीखा, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट अगर हम उसको कंपेयर करते हैं आप एक्चुअल जो एग्जाम दे रहे हो उसके साथ में। क्योंकि जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें भाई साहब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करना है, वहाँ पर हमें पिक एंड चूज करके क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। हमें 100% पेपर करेक्टली सॉल्व नहीं करना है, हमें जो आता है वो क्वेश्चन ढूंढना है और उनको करेक्टली सॉल्व करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम एक अच्छा स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में ईजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। तो पिक एंड चूज करना एक आर्ट है, एक स्ट्रेटजी बिल्डिंग का पार्ट है। तो वो पहले मॉक से डेवलप होना बहुत रेयर है, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो जज कर पा रहा है कि यार उसके लिए इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा, डिफिकल्ट कौन सा है। बहुत रेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता ही आता है। बिगिनिंग फेज में आप इस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम फेस करोगे, कोई नई बात नहीं है, हर स्टूडेंट ने फेस करा है। पहले मॉक में आपका चाहे 10 परसेंटाइल आए, चाहे 20 आए, चाहे 30 आए, चाहे 40 आए, चाहे 70 आए, 80 आए, 90 आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा, अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट से बात हुआ, कह रहे कि यार मेरा 20 परसेंटाइल आया है, तो मैं क्या कैट का प्रिपरेशन छोड़ ही दूं, नेक्स्ट ईयर के लिए सोचता हूं, यार इस ईयर तो मुझे लग नहीं रहा। और प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जॉब नहीं है। जॉब है तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो भैया एक तो पहली बात, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप 10 to 12 आवर्स अ डे अगर नहीं दे रहे हो तो गलत कर रहे हो अपने साथ में। अगर विदाउट जॉब आप 10 to 12 आवर्स अ डे नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस जो है वो नहीं कर रहे हो, आपको देना चाहिए उतना टाइम। और अगर हम लोग कैट तक, अभी से लेकर कैट तक 80 to 85 डेज बचे हैं, भाई 800 से 850 घंटे बचे हैं। अगर 10 घंटा पर डे भी पढ़ रहे हो, जॉब वाला पर्सन 10 घंटे जॉब करने के बाद में 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है, हम तो जॉब भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिर भी 10 घंटा पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। 800 850 घंटे में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होता है। तो अपने बात ये है कि ना कि हम क्या टाइम को एफिशिएंटली यूज कर भी रहे हैं या नहीं। हम लोग अननेसेसरी एक्टिविटीज में इधर उधर भागते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम चला जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। अभी इतना टाइम है कि चाहे आपका 20-25 परसेंटाइल आया होगा, एक सिंपल यार, एक एक क्वेश्चन आप सही कर दोगे ना, एक एक तुक्का आपका लग गया, जितने अभी आपके मार्क्स आए हैं 9 मार्क्स और बढ़ जाएंगे। एक क्वांट में सही हो गया, एक डीएलआर में सही हो गया, एक वीआरसी में सही हो गया। मान लो एक एक आपने गलती करा, -1 मिला आपको तीनों क्वेश्चन में, अब आपका तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते, एक एक क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स और बढ़ जाते। 12 मार्क्स और बढ़ने से आपका 25 परसेंटाइल वाला जो स्कोर है ना, वो 70-80 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाता है। तो ये मत समझो कि यार मेरा 25 परसेंटाइल आ रहा है और किसी का अगर 70-80 आ रहा है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एक 2-2 क्वेश्चन का डिफरेंट है पर सेक्शन, उतना ही आप बढ़ा लोगे, आपका स्कोर एकदम से 70-80 परसेंटाइल्स में पहुंच जाएगा। फिर आप सोचोगे यार क्या अब इससे ऊपर लेकर जाना पॉसिबल है। देखो, एक एक मॉक से अपना इंप्रूवमेंट होता है, एक एक मार्क, 2-2 मार्क, एक एक मॉक से अपना इंप्रूवमेंट करते हो तो चीजें आगे जाकर बेटर होती जाती है। बात यह है कि क्या हम प्रॉपर्ली एनालिसिस कर भी रहे हैं मॉक्स का, क्या हमने एनालिसिस में टाइम इतना अच्छे से दिया है कि हमें पता चल गया कि हमारे वीकनेसेस क्या थे, कहां पर हमने मिस्टेक करा और क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। अगर हम ये समझ पा रहे हैं एनालिसिस करते टाइम पे, मे बी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी आती होंगी, आप गलत कर दोगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको आती ही नहीं होंगी। तो हमारा टारगेट पहले ये रहेगा कि जो आती थी उनको गलत कर दिया, उनको गलत नहीं करना है। और दूसरा टारगेट होगा कि जो नहीं आते हैं वो हमें आए। 3 महीने का टाइम ऐसा बचा है अभी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई अब मुझे ये नहीं आता मैं छोड़ देता हूँ, मुझे ये नहीं करना है। हम लोग अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, अभी टाइम है, हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग मॉक्स की बात करते हैं कि यार मॉक्स देना है, मॉक्स का एनालिसिस करना है, तो दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा राइज हो जाता है, यार कितने मॉक्स हैं, क्या रोज मॉक देना स्टार्ट कर दें, या 2 मॉक दे दें वीक में, या 3 दे दें, या 4 दे दें, या 5 दे दें, क्या सिनेरियो रखें, कितना हम लोग रखें। देखो, बात यह है कि अभी हमारा जो इंटेंसिटी है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमारा इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सितंबर में इतना ज़्यादा इंटेंसिटी रख लें कि वो हम लोग जो है वो एब्जॉर्ब ना कर पाएं
और जो मुझे रेगुलरिटी चाहिए उस इंटेंसिटी का वो मैं मेंटेन ही ना कर पाऊँ तो कोई फायदा नहीं है। हमारा इंटेंसिटी सितंबर से अक्टूबर में थोड़ा और बढ़ जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में और बढ़ जाएगा। ये फेज रहता है कि हम लोग जो पीक टाइम है उस टाइम पे हम लोग फुली चार्ज अप हो। ऐसा ना हो कि हम लोग पहले फुली चार्ज अप है, उसके बाद हम थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, उसके बाद हम जब एक्चुअल पेपर आ रहा है हम लोग टाइम दे ही नहीं पा रहे, तो वहां पर गड़बड़ हो गया। तो हमें मॉक्स इस हिसाब से बाइफर्केशन करना है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में थोड़ा कम मॉक्स, अक्टूबर में उससे थोड़ा ज्यादा मॉक्स, नवंबर में उससे ज्यादा मॉक्स। ठीक है, अब क्या मैं 10 मॉक दूं, क्या मैं 20 मॉक दूं, चाहे 50 दूं, चाहे 100 मॉक दूं, कितने मॉक दूं, कितने मॉक बेस्ट है? देखो पास में ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने 1 से 2 मॉक्स देकर परसेंटाइल जो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने 50-60 मॉक्स देकर भी स्कोर अच्छा नहीं करा है। तो बात ये है जो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, जो स्टूडेंट ज्यादा मॉक दे रहा है ऑब्वियसली उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे पेपर में स्कोर करने के एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने एक्चुअल में मॉक्स जो है कम दिए, क्योंकि मॉक्स है आपका प्रैक्टिस ग्राउंड। अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस करा होगा तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा मॉक दोगे तो आपका कंफर्म है क्लियर हो ही जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। बट बात ये भी है कि क्या हम प्रॉपर्ली एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मॉक देने से स्कोर नहीं बढ़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा एंड तभी हमारा स्कोर जो है बढ़ने वाला है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं यार उन लोगों के बारे में जो कहते हैं यार अभी ना मुझे डर लग रहा है, मैं मॉक स्टार्ट नहीं कर पा रहा, मेरा ना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे रिवीजन अभी 102 बार और करना है। देखो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, आपको मे बी इस चीज को सुनकर थोड़ा रूड लगे कि यार ऐसा क्यों बोला। देखो आपका सिलेबस जो है ना वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप इस माया जाल में फंस गए हो ना कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है, मैं ये टॉपिक रिवाइज कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा, मेरा डर है अभी इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। अब डरे रह जाओगे, आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ यार? हमने पैसा इन्वेस्ट करा, हमने टाइम दिया, हमने मेहनत लगाया, उसके बाद में हमारा क्लियर ही नहीं हुआ, तो फायदा ही क्या हुआ? मॉक्स आपने बाय करे हैं वो देने के लिए बाय करें भाई, आप पेटी में संभाल के हमें नहीं रखना है, हमें मॉक्स देना है। मॉक्स दोगे गलतियां तभी पता चलेंगी, अगर बैटल ग्राउंड में उतरोगे ही नहीं तो भैया कैसे योद्धा कैसे बनोगे? हमें योद्धा बनना है। हम लोग कह रहे हैं भैया घर पे बैठ के ही हम लोग योद्धा बन जाए, सीखना हमें कुछ है नहीं, मेहनत हमें करनी नहीं है, प्रैक्टिस हम लोग कर नहीं रहे, तो कैसे योद्धा बनोगे? एक्चुअल पेपर को कैसे संभाल पाओगे अगर मॉक देने में हमारी हालत पतली हो रही है? हमें देना होगा। आपको रिवीजन पेंडिंग है कोई बात नहीं, हम मॉक देंगे, मॉक का एनालिसिस करेंगे, साइमल्टेनियसली हम लोग रिवीजन करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि मैं मॉक ही नहीं दे रहा हूँ। मॉक देना कंपलसरी है, आपको देना है, ये बात बांध लो भैया। आप चाहे मैं नेगेटिव में स्कोर करूं, चाहे 0 करूं, चाहे 1-2 नंबर आए, चाहे सिंगल डिजिट रह जाए, डबल डिजिट में पहुंचे, जो सिनेरियो रहे होता रहे, हमें मॉक देना ही देना है। ये मत सोचो कि यार मेरा जो है रिवीजन पेंडिंग है, मुझे टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है यार मैं नहीं देता, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं इस वजह से नहीं देता। वो देखो वो चलता रहेगा, ये D-Day तक चलता रहेगा कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, यहाँ पर कम रह रहा है, VRC में कम है, DLR में कम है, क्वांट में कम है, ये होता रहेगा। हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचकर डरना नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, मार्क्स कम आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गलती से सीखेंगे, एनालिसिस करेंगे प्रॉपर्ली और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेटर हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो मॉक देना कंपल्सरी है, ये दिमाग में बिठा लो बात, इसको इग्नोर मत करना। इसको अभी इग्नोर करोगे बाद में पछताओगे, फिर बाद में सोचोगे यार मैंने मॉक ही नहीं दिया, फिर तो अंदर से ऑब्वियसली और कॉन्फिडेंस नहीं आना। अब तीसरा उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो भाई साहब अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, रिसेंटली अभी टाइम स्टार्ट किया है मॉक्स देना आपने, और रिसेंटली आपने सिलेबस कंप्लीशन स्टार्ट किया, आप मॉक्स का अभी सोच नहीं रहे हो। तो देखो आप 100% सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागना, आप सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट रखो 60 to 80% की रेंज में कि ठीक है मेरा अरिथमेटिक हो चुका है, अलजेब्रा ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत बचा है, या PNC प्रोबेबिलिटी थोड़ा बचा है, या ज्योमेट्री थोड़ा बचा है। अरिथमेटिक अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम साथ में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये आपके कंप्लीटेड है क्वांट्स के लिए तो आप मॉक देने का सोच सकते हो। सिमिलरली DLR में अगर आपका अरेंजमेंट्स हो गया, आपको अरेंजमेंट्स आते हैं बेसिक, आपको चार्ट्स पता चल गए कि यार डिफरेंट टाइप के चार्ट्स क्या है, आप सोच सकते हो कि यार हाँ मैं मॉक जो है वो अटेम्प्ट कर सकता हूँ। सेम गोज फॉर VRC सेक्शन एज वेल, आपने RC का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, आपका रीडिंग हैबिट है, पैरा जंबल, ऑड मैन आउट, समरी, आपको ये टॉपिक पता है यार ये क्या है, क्या डिमांड इनमें रहता है, तो आप मॉक्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है यार शेड्यूल फॉर्मेशन कैसे किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शेड्यूल बनाने के पीछे बहुत ज्यादा टेंशन रहता है उनको कि क्या किया जाए। देखो अगर तो आप किसी कोचिंग का पार्ट हो तो वो आपको शेड्यूल बनाकर दे रहे होंगे कि कैसा आपको शेड्यूल जो वो फॉलो करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू चल रहे हो आगे, तो मैं आपको एक शेड्यूल अपना इस वीक का जो हम लोग फॉलो करवाते हैं स्टूडेंट्स को, क्या उनको शेड्यूल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या उनको डिस्कशन का शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, मैं एग्जैक्ट मॉक नंबर उसमें से हटा दूंगा कि कौन सा मॉक नंबर हमने उनको बोला है, क्योंकि वो आपके लिए अलग होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं मॉक नंबर हटा दूंगा। नॉर्मली क्या किस दिन पे मॉक है, किस दिन पे किसी पर्टिकुलर क्लास है, किस दिन पे कौन सा डिस्कशन है, एक शेड्यूल अपलोड कर दूंगा सो दैट आपको अपना शेड्यूल बनाने में थोड़ा ईजी होता है कि आपको पता चल जाए यार हाँ इस तरह का एक शेड्यूल रहता है। जो कोचिंग के साइड से मिल जाता तो और ज्यादा बेटर था, अगर कोचिंग की साइड से नहीं मिल रहा है तो आप अपने लिए तैयार कर सकते हो। संडे रात को बैठो, पूरे वीक के लिए आप अपने लिए एक शेड्यूल बना सकते हो सो दैट उस शेड्यूल पे स्ट्रिक्ट रहकर आप अपनी चीजें जो है वो कंप्लीट कर पाओ।
ठीक है। जो इजी स्टूडेंट्स है भैया, आपको तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको शेड्यूल मिल रहा है, प्रॉपर शेड्यूल मिल रहा है। हम लोग शेड्यूल देते हैं क्लास का कि क्लास क्या है, देन उसके अलावा जो सेल्फ हमें मॉक्स देना है या रिवीजन करना है उसका शेड्यूल देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा एनालिसिस है कि एनालिसिस क्या रहेगा, किस दिन पे कौन सी मॉक दिया हमने, सेक्शनल दिया, उसका एनालिसिस कब करना है। और चौथा रहता है कि जो मॉक है उसका जो डिस्कशन है, जो हम लोग लाइव क्लास में कर रहे होंगे, उसका क्या शेड्यूल होगा। इस तरह का शेड्यूल जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो मैं एक टेम्पलेट सा उसका एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप चेक कर लेना, वीडियो को पॉज करके, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यार, ठीक है यार, आपका जो शेड्यूल भेजा मुझे समझ में आया। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ठीक है यार, मुझे इस तरह का शेड्यूल जो है वो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होगा, तो क्या ईजी में कोई ऐसा कोर्स है कि जिसमें मैं ओनली मुझे शेड्यूल्स एंड ऑल मिल पाए। देखो, तो हम लोग ऐसा शेड्यूल प्रोवाइड नहीं करते किसी भी कोर्स के फॉर्मेट में। रीजन उसका ये है कि जब तक हम लोग आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो वो शेड्यूल भी हम लोग आपसे फॉलो नहीं करवा पाएंगे। आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, उससे आइडिया लग जाएगा कि यार ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं, देन एज पर योर नॉलेज, एज पर योर कंफर्ट आप अपने लिए शेड्यूल जो है वो डिजाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको होगा कि यार मुझे रेगुलर कोर्स का ही पार्ट बनना है, सो दैट मुझे ये पूरा शेड्यूल मिल जाए, मॉक से डिस्कशन हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं नंबर दे दूंगा स्क्रीन पे, आप वहां पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं बता दूंगा क्या एनरोलमेंट प्रोसेस है, कितना फीस रहेगा एंड सब कुछ, ठीक है। ये सारी डिटेल्स रही। अब बात आती है, चलो इस चीज को साइड पे रखते हैं, अब बात करते हैं यार आगे का वे फॉरवर्ड हमारा क्या रहेगा। हमने आज एक मॉक दे दिया, 2 मॉक दे दिए, 3 मॉक दे दिए, हमारा आगे का वे फॉरवर्ड रहेगा कि यार सितंबर में आप मान के चलो अगर 30 दिन है, तो अगर आप ऑलरेडी मॉक स्टार्ट कर चुके हो तो हमारा टारगेट रहेगा कम से कम भी 12 से 15 मॉक्स कंप्लीट करने का सितंबर मंथ में। अक्टूबर में हमारा टारगेट रहेगा 15 से 18 मॉक्स कंप्लीट करने का, अक्टूबर में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। नवंबर में इंटेंसिटी हमारा और बढ़ जाएगा कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग एक मॉक दे रहे होंगे। अब अगर मैं 2 आवर का मॉक लेकर चल रहा हूं, आप जॉब भी कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज मैनेजेबल कि आप 2 आवर का मॉक जो है वो दे सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 2 आवर का मॉक जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते एक दिन में। 2 आवर एक नॉर्मल सा टाइम है, आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो आप लगभग भी 50 से 60 की रेंज में मॉक्स पे पहुंच जाओगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा काउंट है कि आप पेपर से पहले अगर इतने मॉक्स दे चुके हो, इतनी बार बैटल ग्राउंड में जा चुके हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि यार हाँ, अब मैं इस सिचुएशन में हूं कि मैं अच्छा स्कोर जो है वो कर सकता हूं। अकॉर्डिंगली जो कॉलेजेस के फॉर्म्स होते हैं उनको फिल करने में हमें हेल्प मिल जाता है, क्योंकि आइडिया रहता है कि यार इस रेंज में मेरा स्कोर फॉल हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो कॉलेजेस के फॉर्म्स भी फिल कर पाते हैं। हम लोग अपडेट भी करेंगे इसके लिए कि कब कौन सा फॉर्म जो है वो भरना है, सारी डिटेल्स उसकी आप टेंशन मत लो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। आई होप सो कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। इन द एंड अगर इस चीज़ को सारा समेटने का ट्राई करें तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि यार मार्क्स कम होंगे, मार्क्स ज़्यादा होंगे, बढ़ेगा कम होगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे, कई बार अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, डर भी लगेगा, कई बार बहुत ज़्यादा हवा में भी होगे कि यार मेरे तो स्कोर आ गया, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। ये होता रहेगा, ये चलता है, ये प्रिपरेशन का पार्ट है। कई बार बीमार पड़ जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, 2-4 दिन प्रॉब्लम आ जाएगा, फेस्टिवल्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, तो ये होता है, ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। तो ट्राई हमें ये करना है कि यार जितना हमारे पास टाइम है कि क्या हम उसको एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हमने उसको एफिशिएंटली यूज करा दैट इज ग्रेट, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बट अगर हम उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हैं तो देखो कहीं ना कहीं हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। हमारे पास आज टाइम है, हमने पैसा इन्वेस्ट करा, हमने टाइम इन्वेस्ट करा, हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स को उम्मीदें हैं, हमने खुद से अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखी हैं कि यार इस कॉलेज में मैं जाऊँगा। तो बाद में भैया फिर दुख मत बनाना, बाद में ये मत कहना यार मेरा IIM क्यों नहीं हुआ, मेरा MDI क्यों नहीं हुआ, मेरा SPGN क्यों नहीं हुआ, XLRI क्यों नहीं हुआ, IFE क्यों नहीं मिला, RC मुंजी क्यों नहीं मिला, SIBM पुणे क्यों नहीं मिला, HRD नहीं मिला। तो उस टाइम पे मत बोलना, उस टाइम पे कहने के हकदार नहीं हो फिर, अगर आप आज के टाइम में मेहनत नहीं कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, रेगुलर हो जाओ। अभी भी टाइम इतना हाथ में है कि बहुत कुछ फोड़ सकते हो, इतना टाइम है कि कैट नहीं नॉन कैट एग्जाम्स हैं, बहुत कुछ अभी भी निकाला जा सकता है। मेहनत करना पड़ेगा, उसके बिना कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं जो आपको काम आ जाएगी अगर आप एक्चुअल में हार्ड वर्क ही नहीं डाल रहे हो। तो उसके लिए रेडी रहो और मेहनत करते जाओ। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।